बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ टॉक में मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान फलक कादिर। आपके प्रोग्राम में वेलकम करती हूं। नाज़रीन, कल हमने छोटे बच्चों से रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में बात की थी। आज भी हमारा टॉपिक कुछ इसी तरह का है। आज हम बच्चों की एक बीमारी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है थैलीसीमिया। थैलीसीमिया कौन सी बीमारी है, किस तरह होती है और इससे बचाव कैसे मुमकिन है, और इसके अलावा हम डायबिटीज़, किडनी फेलियर और हाइपरटेंशन के बारे में भी बात करेंगे। इसीलिए आज हमने अपने प्रोग्राम में एक बहुत माहिर डॉक्टर को इनवाइट किया है जिनकी स्पेशलाइजेशन ही फैमिली में फिजिशियन है वो, और फैमिली मेडिसिन में भी स्पेशलाइजेशन किया हुआ है। इसके अलावा सर जो है ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी के अंदर अभी फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर हैं और प्रोफेसर भी हैं। इसके अलावा सर कुतियाना मेमन हॉस्पिटल के अंदर अभी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के तौर पर काम भी कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत शुक्रिया आप संडे के दिन प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और हमने आपको बॉदर किया। फैमिली डे होता है संडे। सर, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आज हमें बात करनी है, थैलीसीमिया। थैलीसीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसका ट्रीटमेंट जो है वो यानी प्रिवेंशन ही है। उसके बारे में थोड़ा बताइएगा कि थैलीसीमिया क्या है, किस तरह ये क्योर होता है, इससे बचाव कैसे मुमकिन है, और इसकी जो है वो ट्रीटमेंट आगे क्या है। देखिए, सबसे पहले तो मैं मेट्रो चैनल का आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करने के लिए हमें दावत दी। अच्छा, आपने कहा थैलीसीमिया क्या है। बेसिकली ये एक जीनियाती बीमारी है, जेनेटिक डिजीज़ है जो कि वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होती है। इस बीमारी में होता है ऐसा है कि जो बच्चों में बोन मैरो होता है उसके अंदर खून बनाने की सलाहियत जो होती है वो कम हो जाती है और प्रॉपर्ली खून बनता नहीं है, और जिसकी वजह से बच्चे में एक बीमारी जन्म लेती है जिसे हम थैलीसीमिया कहते हैं। इसकी दो कैटेगरीज होती हैं, मेजर भी होता है और माइनर भी होता है। माइनर तो आमतौर पर आइडेंटिफाई नहीं होता। एक्चुअली इसमें होता यह है कि जैसे आपने कहा कि जेनेटिक डिजीज़ है, विरासती बीमारी है, वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होती है। दो ऐसे लोगों की आपस में शादी होती है जो कि थैलीसीमिया माइनर के जो होते हैं वो सफ़रर होते हैं, और इनकी वजह से इनके जीन्स जो होते हैं इनके बच्चों में मुंतकिल होते हैं, और बच्चा जो होता है थैलीसीमिया मेजर का मरीज़ बन जाता है। शुरू में बच्चे की उम्र के 7वें-8वें महीने में वालिदैन को या वालिदा को महसूस होता है कि बच्चे में खून की कमी हो रही है, बच्चा कमज़ोर सा हो रहा है, बच्चे की रिफ्लेक्सेस इतनी ज़्यादा प्रॉपर नहीं है जो उस एज में 6-7 महीने में होनी चाहिए। तो अपने डॉक्टर को रुजू करते हैं, तो डॉक्टर उनका टेस्ट करवाता है। वो CBC होता है, उसमें उसका हीमोग्लोबिन कम आता है। यूजुअली छोटे बच्चे का हीमोग्लोबिन 13-14 होना चाहिए, वो 7-8-9 पे लाई करता है। तो डॉक्टर साहब कोई टॉनिक लिख के देते हैं, कोई आयरन का सिरप दे देते हैं, जिसका मकसद होता है बच्चे के अंदर HB को इम्प्रूव करना। लेकिन 2-3 महीने में बच्चा उसकी वजह से इम्प्रूव नहीं होता और लगता है कमज़ोरी वैसे ही मौजूद है। फिर वो दोबारा जाते हैं किसी डॉक्टर के पास या उसी के पास, तो वो हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाता है, जिसमें मालूम पड़ता है कि बच्चे के अंदर जो हीमोग्लोबिन की चेन है ना, उसका परसेंटेज एबनॉर्मल अमाउंट वाला ज़्यादा है, जिसकी बुनियाद पे वो थैलीसीमिया मेजर डायग्नोस होता है। तो ये तो हो गया थैलीसीमिया मेजर। अब आपने कहा कि इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, तो बेसिकली हमारे साथ बैड लक ये होता है कि हम जितनी बीमारियों में बात करते हैं हम लोग ट्रीटमेंट की बात करते हैं, और बहुत सारी जेनेटिक डिजीज़ें ऐसी जिसका ट्रीटमेंट होता ही नहीं है, या बहुत मुश्किल होता है, या बहुत जो होता है वो महंगा होता है। तो मैं कहूँगा कि हमारा जो फोकस जो है ना वो ट्रीटमेंट से ज़्यादा प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पे होना चाहिए। बिकॉज बहुत सारी डिजीज़ हैं जिसमें डायबिटीज़ है, इसके अलावा हाइपरटेंशन है, और दिल का अटैक होना है, किडनी की डिजीज़ेज़ हैं, और इसी तरह थैलीसीमिया है, जिसमें हम ट्रीटमेंट की ज़्यादा अगर हम बात करें ना प्रिवेंशन पे, तो हम एक मास लेवल पे थैलीसीमिया स्क्रीनिंग प्रोग्राम करें जिसमें हम ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें कि हमारे माशरे में कितने लोग ऐसे हैं जिनको थैलीसीमिया माइनर है। और अगर कोई थैलीसीमिया माइनर हमें आइडेंटिफाई हो जाता है तो हमारी पूरी कोशिश ये होनी चाहिए कि 2 थैलीसीमिया माइनर की आपस में शादी ना हो, और इनकी आपस में अगर शादी हो जाती है, अनफॉर्चुनेटली इनको ही पता नहीं होता कि वो थैलीसीमिया माइनर हैं, तो उनके नतीजे में जो उनकी औलाद जन्म लेती है उसमें मेजर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। दैट्स वाई हम जो इस वक्त काम कर रहे हैं कुतियाना हॉस्पिटल में, वहाँ पे थैलीसीमिया का हमारे पास एक बहुत अच्छा वार्ड भी हमने डेवलप किया है, जिसके अंदर तकरीबन 170 बच्चे रजिस्टर्ड हैं और जिनको हम सर्विसेज देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और इनमें हम कोशिश यही कर रहे हैं कि इनके पूरे ख़ानदान की स्क्रीनिंग करें और इनके ख़ानदानों में मज़ीद बच्चे जो हैं थैलीसीमिया मेजर के पैदा ना हो। तो मैसेज ये है कि वी शुड वर्क ऑन प्रिवेंटिव एक्सपेक्ट, नॉट दी ट्रीटमेंट एक्सपेक्ट। ठीक है सर, आपने बताया कि आप कुतियाना हॉस्पिटल में वार्ड पे काम कर रहे हैं, स्क्रीनिंग भी कर रहे हैं, क्योंकि ये तो काफ़ी महंगा इलाज है। तो कौन सपोर्ट कर रहा है? NGO सपोर्ट कर रही है या कम्युनिटी सपोर्ट कर रही है, या कम्युनिटी के जो बड़े लोग हैं वो इस चीज़ को
प्रमोट करें, किस तरह ये प्रोसेस हो रहा है? देखिए, थैलेसीमिया का ट्रीटमेंट जो होता है एक एवरेज आदमी को करवाना बहुत मुश्किल है, बिकॉज उसमें एक बच्चे के हफ्ते में 2 या 3 मरतबा ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है और इसके साथ साथ उसके अंदर आयरन का ओवरलोड भी आता है, जिसकी वजह से उसकी ट्रीटमेंट कॉस्ट भी बढ़ जाती है। और यूजुअली ये लोग जो होते हैं बहुत ज़्यादा एजुकेटेड भी नहीं होते और इनके फाइनेंशियल जो होते हैं सोर्सेज भी इतने अच्छे नहीं होते। तो कुतियाना हॉस्पिटल बेसिकली नॉन गवर्नमेंट कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि नो प्रॉफिट की बेस पे काम कर रहा होता है और बेसिकली इट इज़ अ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। तो हम लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं डोनेशंस पे। इन डोनेशन में हमारे चेयरमैन हैं जनाब हाजी अब्दुल समद परदेसी साहब, इसके साथ कम्युनिटी के हमारे एक अकील करीम डीडी साहब हैं, इसके साथ अहमद जीनोई साहब हैं, सलीम रूमी साहब हैं और इसके साथ बहुत सारे लोग हैं जिसकी एक फंड कमेटी डेवलप हुई हुई है। ये हमारे मैनेजमेंट रिव्यू कमेटी के मेंबर्स भी हैं, हमारे जो है वो चेयरमैन वाइस चेयरमैन भी हैं और इनके तवज्जुह से एक डोनेशन या फंड कमेटी बनी हुई है जो कि पूरा साल काम करती है डोनेशन वसूल करने के लिए। बिकॉज थैलेसीमिया की हमारी जो कॉस्ट होती है ना पर 1 साल की, वो तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए के दरमियान होती है और सिर्फ कुतियाना हॉस्पिटल थैलेसीमिया पे काम नहीं करता, किडनी को भी 100% फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज देता है किडनी रीनल फेलियर के पेशेंट के और इसके अलावा और बहुत सारी सर्विसेज भी। तो बेसिकली हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे उन तमाम फिलैंथ्रोपिस्ट का और हमारे कम्युनिटी के दौरान का, और अल्लाह ताला ने जिनको हैसियत दी है वो हॉस्पिटल में डोनेशंस देते हैं जिसकी बुनियाद पे ये सारे काम जो होते हैं वो होते हैं। ठीक है, तो सर ये जो पेशेंट्स को आप ट्रीट करते हैं हॉस्पिटल में, ये जस्ट कम्युनिटी बेस्ड पेशेंट आते हैं या फिर सारे लोग होते हैं या सबको डिस्काउंट मिलता है? बेसिकली ये कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मकसद जो है किसी एज के लिए, किसी सेक्स के लिए, किसी कम्युनिटी के लिए स्पेसिफिक काम करना नहीं है। ये अक्रॉस द बोर्ड हर कम्युनिटी के लिए, हर जबान बोलने वाले के लिए, सब के लिए जो होते हैं वो सर्विसेज देते हैं। मैं आपको एग्जांपल दूं, हमारे पास इस वक्त रीनल फेलियर के तकरीबन 75 पेशेंट जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं, जिसमें सिर्फ 17 पेशेंट जो है मेहमान कम्युनिटी बिलोंग करते हैं, बाकी जितने भी पेशेंट्स हैं वो सब उर्दू बोलने वाले हैं। तो कोई एथनिसिटी, कोई रेस, कोई जात ऐसा कोई नहीं है। अक्रॉस द बोर्ड कोई भी आदमी जो कि डिजर्विंग हो, जो अपनी इलाज की सहूलियत को अफोर्ड ना कर सकता हो, उनको हम सर्विसेज देते हैं बगैर किसी जात के, नस्ल के, जबान के। ठीक है, तो सर जो किडनी से रिलेटेड जो सर्विसेज देते हैं उसमें क्या इंक्लूडेड है, क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं आप उनको? देखिए, आपने किडनी की बात की, बेसिकली हमारे पास एक नेफ्रोलॉजी वार्ड डेवलप हुआ है जिसे हम डायलिसिस वार्ड भी कहते हैं। तभी मैंने कहा उसमें बहुत सारे पेशेंट रजिस्टर्ड हैं। हमारे यहाँ 2 डिजीजेज बहुत ज़्यादा कॉमन है, एक हाई ब्लड प्रेशर जिसे हम हाइपरटेंशन कहते हैं और दूसरे हम कहते हैं किडनी की डिजीजेस। और किडनी में अल्टीमेटली CKD होता है, क्रॉनिक किडनी डिजीज, जिसमें अल्टीमेटली पेशेंट जो होता है रीनल फेलियर पे जाता है। जैसे मैंने कहा ना प्रिवेंटिव एस्पेक्ट, लोग कहते हैं हमको डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते, उनको पता ही नहीं होता कि उनका फास्टिंग कितना होना चाहिए, रैंडम शुगर कितना होना चाहिए, HbA1c कितना होना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है अवेयरनेस। तो ये जो ऐसी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उसकी वजह से पेशेंट जो होता है रीनल फेलियर में जाता है और अल्टीमेटली डायलिसिस में आता है, तो हॉस्पिटल जो होता है उन तमाम लोगों को भी फ्री सर्विसेज मुहैया करता है। ठीक है सर, हम एक कॉलर को भी शामिल कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, मैं कराची से हूँ, औरंगी टाउन फकीर कॉलोनी से। जी वो क्या सवाल करना चाह रही है? मैं ये सवाल करना चाह रही थी मैम कि वो मेरा बेटा है तो वो बोल नहीं सकता है और वो क्या यूज करता है? पैदाइश है वो 34 वीक्स में हुई थी, तो उसके बाद इनका बेटा बोल नहीं सकता, आगे से भी वो बोल नहीं सकता है, 10 साल का है तकरीबन। और वो मतलब जो है डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट के पास, तो वो यही मल्टीविटामिन की दवाइयाँ देते हैं, ना कोई टेस्ट वगैरह किया ना कुछ और किया हुआ। बेटी की उम्र क्या है आपकी? 10 साल। 10 साल। अच्छा, आपने कहा 10 साल का बेटा है जो कि बोल नहीं सकता और जब डॉक्टर को दिखाते हैं मल्टीविटामिन लिखते हैं वो और उससे कोई इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आती। देखिए, मैं आपसे कहूँ कि आपका बेटा 10 साल का है तो बोल नहीं सकता, उसकी वजह क्या होती है? और मल्टीविटामिन का बोलने से कोई ऐसा ताल्लुक नहीं होता। हमारा जो प्रॉब्लम है ना, सबसे पहले डिजीज़ को डायग्नोज करना है। आपका बेटा 8 महीने की उम्र में, 1.5 साल की उम्र में, 2 साल की उम्र में उसके बेसिक माइलस्टोन्स हैं वो डेवलप क्यों नहीं हुआ है? तो इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें डायग्नोज करना है कि आपके बच्चे के बोलने के रीजंस क्या हैं। वो क्या रीजंस जो है मुंह से रिलेटेड हैं, क्या वो न्यूरोलॉजिकल रीजंस हैं या उसकी जो नर्व सप्लाईज हैं उसकी डिसइंटीग्रेशन है। तो मैं तो इम्पॉर्टेंट ये कहूँगा कि हमारे पास जो न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं आपको उनसे कोऑर्डिनेट करना चाहिए, हमें डायग्नोस्टिक वर्कअप करना चाहिए एंड वी शुड कम अप विद द कंक्लूजन कि बच्चे के ना बोलने की वजह क्या है। बच्चे के ना बोलने की वजह ये सिर्फ ये नहीं है कि उसको मल्टीविटामिन दे वो बोलना शुरू कर देगा, उसको कोई वीकनेस नहीं है। तो मेरा मैसेज आपको ये है कि बच्चे को किसी न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं
स्पीच एंड लैंग्वेज कंसल्टेंट्स होते हैं उनको दिखाएं। वो आपको सही तौर पे गाइड करेंगे कि आपके बच्चों का डायग्नोस्टिक वर्कअप क्या होना चाहिए बेटे का आपके, और किस तरह उसको ट्रीटमेंट किया जाए। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा। ठीक है सर, वो जो स्पीच थेरेपिस्ट होते हैं वो उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। साइंस बन गई है स्पीच लैंग्वेज एंड हियरिंग साइंसेज, इसके बहुत सारे लोग अवेलेबल हैं। तो उनको स्पीच लैंग्वेज थेरेपी होती है, ये स्पीच लैंग्वेज हियरिंग साइंसेज के कंसल्टेंट होते हैं, उनसे कोऑर्डिनेट करना चाहिए। एंड दे शुड गो टू न्यूरो फिजिशियन एज वेल। ठीक है, ये इनको गाइड कर सकते हैं कि बच्चे की बुनियादी वजह क्या है ना बोलने की। ओके ठीक है सर, हम बात कर रहे थे रीनल फेलियर की, तो इसी से कंटिन्यू करते हैं कि रीनल फेलियर की क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं आप? देखिए, रीनल फेलियर हो गया, क्रीटनिंग 9, 10, 11, 12 हो गया, जिसमें ये होता है कि यूरिन का आउटपुट आना कम हो जाता है, बंद हो जाता है, और पेशेंट की और भी बहुत सारी पूरी जो बॉडी जो होती है वो कंप्रोमाइज़ होना शुरू हो जाती है। तो कुतियाना ह्यूमन हॉस्पिटल के अंदर वार्ड है हीमोडायलिसिस का, जिसके अंदर किसी पेशेंट की रिक्वायरमेंट है हफ्ते में 2 मरतबा डायलिसिस होना, किसी की रिक्वायरमेंट है 3 मरतबा डायलिसिस होना। इसके साथ साथ जब पेशेंट रीनल फेलियर का होता है ना, तो उनके अंदर एक हार्मोन बनना बंद हो जाता है, जिसे हम एरिथ्रोपोइटिन कहते हैं। ठीक है, ये एरिथ्रोपोइटिन जो होता है हीमोपोइसिस करवाता है, ब्लड को बनाता है। तो हॉस्पिटल जो होता है इन पेशेंट को हफ्ते में 1 या 2 जो एरिथ्रोपोइटिन चाहिए होते हैं, जो किडनी का हार्मोन है, वो भी एक्सोजीनियसली एडमिनिस्टर करने के लिए प्रोवाइड करता है। इसके बाद इनको आयरन डेफिशिएंसी होती है, जिसके अंदर इनको आयरन के आईवी इन्फ्यूजन चाहिए होते हैं, वो भी मुहैया करता है। और इसके साथ बाद ब्लड ट्रांसफ्यूजन चाहिए होता है, वो भी मुहैया करता है। तो ये एक महंगा टास्क होता है, जिसमें पर पेशेंट एक डायलिसिस कॉस्ट जो होती है वो तकरीबन 2500 रुपीज़ कॉस्ट होती है, मिनिमल कॉस्ट। इसकी बुनियाद जो हॉस्पिटल सर्विसेज कर रहा होता है, तो आप सोचिए कि 2500 रुपये एक आदमी के लिए, एक पेशेंट के लिए महीने में तकरीबन 10 से 12 बार देना, तो ये भी एक सर्विसेज हैं जो कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट मुहैया कर रहे होते हैं। और ऑब्जेक्टिव ये होता है कि पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना और पेशेंट सर्वाइव करें एज लॉन्ग दे कैन सर्वाइव। ओके, तो सर ये जो भी सर्विसेज आपने बताई हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, 1% भी आप पेशेंट से इसका फंड नहीं लेते या फिर एनजीओ ही प्रोवाइड करें? 100% फ्री ऑफ कॉस्ट, बिकॉज हमारे माशरे की प्रॉब्लम ये होती है कि मैं ये कहता हूँ, जैसा WHO डेटा है जून 2020 में 40% से ज़्यादा लोग पाकिस्तान में बिलो पॉवर्टी लाइन है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हेल्थ की सर्विसेज जो होती हैं वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं, और इनके लिए अपना जो होता है ब्रेड एंड बटर चलाना मुश्किल होता है। अगर हम सर्वे करें, बेसिकली हम लोकेटेड हैं खायादर के एरिया में, टावर के पास, और हम बहुत बड़ा एरिया कवर करते हैं, जिसके अंदर केमाड़ी का एरिया है, हॉक्स बे है, मारीपुर है, लियारी है, और इसके अलावा भी हमारे पास पेशेंट जो होते हैं बलूचिस्तान से आते हैं, हमारे पेशेंट ठट्टा से आ रहे होते हैं। तो ये वो लोग होते हैं जो अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को ही पूरा नहीं कर पाते, और अल्हम्दुलिल्लाह हम इतने फंड्स जनरेट कर रहे होते हैं कि इनको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट सिर्फ एक ह्यूमैनिटी की बेसिस पे। हॉस्पिटल का मेजर आउटकम जो है, मिशन ये है कि तमाम लोगों को सर्विसेज देना है चैरिटी रेट पे, लेकिन वो लोग खास तौर पे थैलेसीमिया और रीनल फेलियर, इन लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज देना। एंड समटाइम्स वी आर गोइंग टू प्रोवाइड देम फूड एज वेल, हम उनको जी फूड भी मुहैया करते हैं। ओके, तो सर ये सिर्फ इस एरिया में ये हॉस्पिटल है या आपके कम्युनिटी सेंटर के हॉस्पिटल कोई और भी हैं, और भी हॉस्पिटल मौजूद है? क्योंकि आप वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के भी पार्ट हैं आप एक, तो क्या कहाँ इसकी सर्विसेज प्रोवाइड? देखिए, बहुत सारी चीज़ों के अंदर कोलैबोरेशन होता है। हमारा कुतियाना हॉस्पिटल का लिंक इस वक्त WMO के साथ भी है, हमारा लिंक ऑल पाकिस्तान विमेन फेडरेशन के साथ भी है, और मल्टीपल हॉस्पिटल के साथ कोलैबोरेशन भी है। हम बहुत से लोगों के साथ कोलैबोरेट कर रहे होते हैं, और डिफरेंट स्क्रीनिंग प्रोग्राम के लिए स्कूल्स के लेवल पे और कम्युनिटी के लेवल्स पे मल्टीपल जगहों पे हम अपनी सर्विसेज दे रहे होते हैं। हमारा बेसिकली ऑब्जेक्टिव जो है ना, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल है, सिर्फ कॉम्प्लिकेशंस को ट्रीटमेंट करना नहीं है। बिकॉज अगर हम बीमारी को होने से बचाते हैं ना, तो हमारा एक फैमिली का क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव आती है, और हेल्थ बर्डन जो होता है ना, इसके लिए हमारे कॉस्ट होते हैं वो भी कम हो जाता है। बिकॉज बिलीव कीजिए, ट्रीटमेंट इस वक्त बहुत मुश्किल होता जा रहा है, और लोग इसको अफोर्ड भी नहीं कर पा रहे। जी बिल्कुल सर, आजकल तो जो है वो महंगाई बहुत बढ़ती जा रही है, इन्फ्लेशन, बिल्कुल, और इसकी वजह से जो है डाइट भी लोगों की अच्छी नहीं है, और डाइट जब अच्छी नहीं होती तो ऑब्वियस सी बात है कि बीमारियां बहुत जल्दी अटैक करती हैं। सर हम बात करते हैं थोड़ा हाइपरटेंशन पर भी। ब्लड प्रेशर एक ऐसी बीमारी है जो आजकल तो बहुत बढ़ रही है, क्योंकि इसका डायरेक्ट रिलेशन स्ट्रेस से भी है, और स्ट्रेस की वजह से भी ब्लड प्रेशर जो है बहुत राइज हो जाता है। तो इसके बारे में बताइएगा कि हाइपरटेंशन है क्या, किस तरह इसको प्रिवेंट किया जा सकता है, और इसकी वजूहात क्या हैं, और किस तरह जो है उसको हम पूरा ब्रीफ कर दें हमारे व्यूअर्स को। लेकिन हाइपरटेंशन बेसिकली है क्या?
आम जबान में ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, हाई ब्लड प्रेशर, इसके वैल्यू जो डिफरेंट गाइडलाइंस हैं, मैं इसको खाली समराइज कर दूं। अगर ब्लड प्रेशर किसी का भी 140/90 से ऊपर हो जाता है तो उसे हम हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, मल्टीपल रीडिंग लेने की बेसिस पे रेस्टिंग फेज में। ये मल्टी फैक्टोरियल डिसऑर्डर है। देखें, इस वक्त माशरे के अंदर एंजाइटी बहुत ज़्यादा है, डिप्रेशन के केसेस भी बहुत रिपोर्ट होते हैं, और हमारे यहाँ स्क्रीनिंग का कॉन्सेप्ट है नहीं, तो हम लोग रेगुलरली ब्लड प्रेशर भी चेक नहीं करवाते हैं। आमतौर पर साइलेंट डिसऑर्डर होता है, किसी का बीपी 170/105 हो जाता है तो उसको कोई अलामत नहीं आती। एक पेशेंट हमारे पास आता है, वो कहता है कि मुझे फीवर है या मुझे जो है वो फर्स्ट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है, नमूनिया है, डायग्नोसिस की बेसिस पे हम उसका बीपी चेक करते हैं। उसका बीपी आता है 170/100, हम कहते हैं आपको बीपी का मर्ज है, वो कहते हैं नहीं, तो हम कहते हैं आपका बीपी इतना रिकॉर्ड कैसे हो रहा है। मल्टीपल टाइम उसकी हम रीडिंग करते हैं और कंटिन्यूसली उसका बीपी 140/90 के लाइन से ऊपर होता है, तो हम कहते हैं आप तो हाई ब्लड प्रेशर है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है, एक इंडिविजुअल जिसकी एज 30, 35, 40 साल है, वो महीने में 2 महीने में एक बार बगैर किसी वजह के बीपी जरूर चेक करवाए। ठीक है। तो इसकी बुनियाद पे बीपी जो होता है वो डायग्नोज हो जाता है। पेशेंट को हम हाइपरटेंशन कह देते हैं, साइलेंट डिसऑर्डर है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, एंजाइटी है, नमक का बहुत ज़्यादा खाना है, नींद का कम होना है, स्ट्रेस का लेवल है, सोशियो इकोनॉमी है, आपका स्ट्रेसफुल लाइफ स्टाइल है, आपका वज़न का ज़्यादा होना है, आपकी नींद का कम होना है। अभी आपने डाइट का, न्यूट्रिशन, हमारे यहाँ बहुत सारे लोग न्यूट्रिशन को समझते ही नहीं है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, किस तरह खाना है, कैलोरी बर्न का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो इन सब चीज़ों का बेसिकली हम कहते हैं लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन इज़ ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप खाना बहुत ज़्यादा रोगनी खा रहे हैं, आप चिकनाट बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, नमक बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, स्पाइसी मील बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, तो इसको कट डाउन कीजिए। अपनी बॉडी के अंदर, अपनी 24 आवर्स की लाइफ के अंदर रेगुलर एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस कीजिए, अपनी नींद को पूरा कीजिए, एंजाइटी लेवल को कम करने की कोशिश कीजिए, और एक जो हैप्पी लाइफ का कॉन्सेप्ट होता है ना, उसको अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश करें। लेकिन इसके अलावा इन सब चीज़ों को कहते हुए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स होते हैं। बढ़ती हुई एज बीपी करवा सकती है, आपकी जेनेटिक्स, अम्मा या अब्बा को ब्लड प्रेशर है, भाई बहन को है, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो मैं कहता हूँ कि वी शुड बी अवेयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। और हाइपरटेंशन अगर बहुत अरसे तक रह जाता है तो उसके अंदर हार्ट की जो होती है वो रीमॉडलिंग हो जाती है, दिल का इजेक्शन फ्रैक्शन आहिस्ता आहिस्ता कम होता चला जाता है, और दिल आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर हो जाता है, और पेशेंट में कम अप विद दी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर लेटर इन हिज और हर लाइफ। और साथ साथ हाई ब्लड प्रेशर की वजह से दिमाग पे भी असरात होते हैं, जो फालिज होता है, CVM कहते हैं, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट्स, हाइपरटेंशन की वजह से हो सकता है, कंट्रीब्यूट करता है। दिल का अटैक होना, अभी आप NICVD में जाइए तो आपको लाइन से इतने सारे पेशेंट्स मिलेंगे, इतना बर्डन होगा मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का, आप कहेंगे कि हम किस तरह ये चीज़ें पूरी कर रहे हैं। तो वन ऑफ द रीज़न इज़ हाइपरटेंशन। अभी आपने बात की रीनल फेलियर की, अगर बीपी सही कंट्रोल ना हो तो पेशेंट में कम विद दी रीनल फेलियर एज वेल। तो हाइपरटेंशन को तो कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और सर, हाइपरटेंशन की वजह से स्ट्रोक भी हो सकता है, और आपकी आइज पर भी इफेक्ट हो सकता है, किडनीज पर भी इफेक्ट हो सकता है, यानी कि जब भी बीपी शूट हो जाता है तो वो अदर ऑर्गन्स को भी डैमेज करता है। ऐसे हम कहते हैं टारगेट ऑर्गन इफेक्ट ना, हाइपरटेंशन या डायबिटीज़ है, उसने आंखों पे क्या इफेक्ट किया, उसने ब्रेन पे क्या इफेक्ट किया, उसने किडनी पे क्या इफेक्ट किया। तो जिन लोगों को हाइपरटेंशन हो या डायबिटीज़ हो, उनके लिए हम रिकमेंड ये भी करते हैं कि दे विल हैव द पीरियोडिक फॉलो अप फॉर देयर डिजीजेस। ठीक है। तो ये करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज क्या होता है, हमारे पास अवेयरनेस होती नहीं है, हम बेसिकली अपने कंसर्न को रिपोर्ट उस वक्त करते हैं जब बीमारी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो हमें पहले लोगों को बताना चाहिए कि डायबिटीज़ का कंट्रोल करना कितना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज डायबिटीज़ कंट्रोल ना हो तो ऑनसेट के बाद 5 साल तक तो कोई मसला ही नहीं होता, लेकिन लेटर एज लाइफ होती है ना, हम कहते हैं ना कि भाई अल्लाह ताला हमको मोहताजी से बचाए, कॉम्प्लिकेशन से बचाए। तो अगर हम इस लेवल पे काम करना शुरू करेंगे ना, तो हमारी जो लेटर लाइफ है इसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगी। सर, जो कार्डिक पेशेंट होते हैं उनको, यानी जो दिल के मरीज होते हैं, उनको ब्लड प्रेशर कितनी बार चेक, अगर उनको ब्लड प्रेशर का मसला नहीं है, फिर भी होता है ना कि रिलेशन होता है हार्ट का और ब्लड प्रेशर का, तो कितनी बार हफ्ते में उनको ब्लड प्रेशर चेक करवाना चाहिए? देखिए, इंपॉर्टेंट ये है कि पेशेंट अगर हार्ट फेलियर का है या दिल का किसी भी मरीज है, उसको एंजाइना है या MI हुआ है या उसको पेरिकार्डाइटिस है, एंडोकार्डाइटिस है, या दिल के बहुत सारे अमराज होते हैं। किसी में हाइपरटेंशन का कंट्रीब्यूशन होता है, किसी में नहीं होता। हम बहुत सारे लोग ऐसे भी देखते हैं कि जिनको हाइपरटेंशन नहीं होता लेकिन उनको एंजाइना या MI, जैसे हम आम जबान पे एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम या हार्ट अटैक कहते हैं, वो हुआ होता है। इसमें इंपॉर्टेंट ये है, अगर उसको हाइपरटेंशन है तो वो मेडिकेशंस पे होते हैं, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशंस पे होते हैं, उनको रेगुलरली BP चेक करवाना चाहिए। अगर BP उनका
जो होता है नॉर्मल रेंज के अंदर होता है तो हफ्ते में 1 बार 2 बार भी ठीक है, लेकिन बीपी अगर नॉर्मल रेंज में नहीं है तो इनको रोज़ाना की बुनियाद पर बीपी चेक करवाना चाहिए, कंसल्टेंट की गाइडलाइंस और मैनेजमेंट पे जाना चाहिए उस वक्त तक जब तक उनका बीपी नॉर्मल रेंज में नहीं आ जाता। ओके, ठीक है सर, इसमें काफी सवालों के तो जवाब डिपेंड्स कि बंदा किस तरह प्रेजेंट करता है, किस तरह प्रेजेंट करता है। काफी लोग होते हैं वो अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाते ही नहीं है, जबकि हाइपरटेंशन के मरीज होते हैं, यानी ब्लड प्रेशर के मरीज होते हुए भी वो इग्नोर करते हैं चीजों को। लोगों को अंदाजा नहीं होता कि इसके आफ्टर इफेक्ट्स कितने बुरे हो सकते हैं, तो ये प्रॉब्लम है, ये लोगों को बताना है। ठीक है सर, अब हम बात करते हैं डायबिटीज़ पर कि डायबिटीज़ क्या है और ये भी जेनेटिकल डिसऑर्डर है, इसके अलावा जो है इसकी कॉम्प्लिकेशन भी काफ़ी वर्स हो सकती हैं, जैसे मल्टी ऑर्गन फेलियर भी की तरफ ही पेशेंट जा सकता है। और सम टाइम तो ऐसा होता है कि जो शुगर के मरीज़ होते हैं उनको अगर हार्ट अटैक होता है तो उनको पेन फील नहीं होता है, तो उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ कर दिएगा। डायबिटीज़ भी हमारे माशरे में इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट है, यंग एज के अंदर भी, ओल्ड एज के अंदर भी, और ये वो डिजीज़ हैं जो आपकी जो गवर्नमेंट का हेल्थ का जो फाइनेंस या बजट होता है या बंदे की अपनी जो इनकम्स होती हैं उसके पूरे बजट को जो होता है वो इम्बैलेंस कर देता है, तो गड़बड़ तो बहुत ज़्यादा है। तो डायबिटीज़ बेसिकली फास्टिंग ब्लड शुगर मोर देन 126 एंड रैंडम ब्लड शुगर मोर देन 220 और 200 और HbA1c ऑफ मोर देन 7.5, ये इसका पैरामीटर है। HbA1c 7 पॉइंट मोर देन 7.5 और HbA1c क्या होता है सर? कुछ गाइडलाइन ये कहती है मोर देन 7.0। HbA1c सब लोग जानते हैं, फास्टिंग ब्लड शुगर, नाश्ते से पहले वाली, खाने के बाद वाली, पोस्ट पैरेंटली रैंडम, सब लोग जानते हैं। एक नया चीज़ भी है बहुत सालों से पॉपुलर है, HbA1c, इसे हम कहते हैं ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन। जो खून के RBCs होते हैं उसमें हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन पे ग्लूकोज की अटैचमेंट होती है, और नॉर्मल पर्सन के अंदर जिसे हम यूग्लाइसेमिक कहते हैं, जो डायबिटीज़ वाला नहीं होता, उसमें उसका लेवल जो होता है 5.6 से कम होता है। अगर ये लेवल आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना चला जाए 5.6 से 6.5 के बीच में, तो हम कहते हैं शायद प्री डायबिटिक है। ये गाइडलाइंस कहती हैं डिफरेंट, 6.5 से ऊपर है या कुछ गाइडलाइंस कहती हैं 7.0 से ऊपर है, तो ये डायबिटीज़ डिक्लेयर हमने कर दिया। तो HbA1c आपने कहा क्या होता है, ग्लूकोज की वो अमाउंट आम जबान में जो हीमोग्लोबिन जो RBC पे होता है उस पर अटैच्ड होती है, वो HbA1c कहते हैं। और HbA1c आपको पिछले 120 दिन की तकरीबन 4 महीने की आपकी शुगर के प्रोफाइल को बताता है। 4 महीने की तो हम कहते हैं कि आपका पिछले 4 महीने से ग्लूकोज जो है वो कंट्रोल नहीं है। और HbA1c आपका नॉर्मल होता है तो आपको या पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस कम होते हैं। आपने बात की डायबिटीज़ के क्या इफेक्ट्स आते हैं, 5-6 साल तक तो यूजुअली डायबिटीज़ कोई चीज़ करती नहीं है, लेकिन डायबिटीज़ की मेजर कॉम्प्लिकेशन हम कहते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी एंड रिटाइनोपैथी। आपने देखा होगा डायबिटिक के पेशेंट उसके पाँव के अंदर सोना होना शुरू हो जाता है, उसके जो होते हैं अजीब सी सेंसेशंस होती हैं, टिंगलिंग होती है, उसको सुइयाँ चुभना शुरू होती हैं, और उसके पाँव के अंदर जो होता है सेंसेशन की सलाहियत भी कम हो जाती है। जैसे एक कॉम्प्लिकेशन है डायबिटिक फुट, उसके पाँव के अंदर जख्म हो जाता है, उसको महसूस नहीं होता, और वो 2-3 महीने के बाद प्रेजेंट करते हैं, तो बहुत से लोगों को एम्पुटेशन की भी ज़रूरत पड़ जाती है इस डायबिटिक फुट की वजह से, बिकॉज डायबिटिक एम्पुटेशन की जो होती है वुंड हीलिंग भी इतनी अच्छी नहीं होती। दूसरा ही होता है डायबिटीज़ की वजह से, बट एम्पुटेशन का बताएगा हमारे व्यूवर्स को कि एम्पुटेशन क्या होता है। एम्पुटेशन ये होता है कि अनकंट्रोल डायबिटीज़ हो बहुत सालों तक, और पेशेंट जो हाइजीन का ख्याल ना रखे, अपने पाँव की फुट केयर ना करे, तो उसको क्या होता है कि पाँव के अंदर जख्म बनता है किसी वजह से, लगने की वजह से या अनकंट्रोल डायबिटीज़ की वजह से, वो जख्म की केयर नहीं करता, वो 2-4-6 महीने रह जाता है, तो वो जो जख्म जो होता है अपने बिग टो या स्मॉल टोज की तरफ से बढ़ना शुरू होता है आपके पेशेंट के एंकल की तरफ, टुकने की तरफ, और सम टाइम उसको सेप्टिसीमिया होने का चांस होता है। तो स्वाभाविक के लिए ज़रूरी है कि उसको पाँव को काटा जाए थोड़ा सा। बाज़ औक़ात आपने देखा होगा पेशेंट का खाली बिग टो जो अंगूठा होता है उसको काटा जाता है, सम टाइम जो होती है उसकी एंकल से ऊपर से पाँव को एम्पुटेशन करते हैं, सम टाइम जो होते हैं उसको नी के नीचे से एम्पुटेशन करते हैं। तो किसी साहब की, किसी डायबिटिक पेशेंट कि अगर पाँव का कोई हिस्सा काट दिया जाए, इट इज़ समथिंग नोन एज एम्पुटेशन। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या हो जाएगी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, डायबिटिक पेशेंट को बहुत ज़्यादा चांस होता है MI होने का भी। होता है कि वो घर में बैठा होता है या बैठी होती है, उसको एकदम से पसीना आता है, घबराहट होती है, उल्टी जैसा होता है, उसको सीने पे कोई दर्द नहीं होता, मिड चेस्ट पे कोई पेन नहीं होता, वो बैठ जाते हैं अपने रूम के अंदर पंखा चला के, 15-20 मिनट में ठीक हो जाता है। इट वॉज बेसिकली साइलेंट MI, उनको दिल का अटैक हो गया, पता नहीं चला।
दर्द हुआ नहीं। अब 1 महीने के बाद 2 महीने के बाद थोड़ी सी सांस हुई, ECG करवाया तो मालूम पड़ा कि उसको तो पुराना हार्ट अटैक एक बार हो चुका जिसका उसको पता भी नहीं है। तो ये बहुत चीज़ें हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। ओके, मीन सर उनको फील भी नहीं होता है कि उनको अटैक हो चुका है, बिकॉज सुन हो जाती हैं चीज़ें, न्यूरोपैथी होती है और सेंसेशन कम हो जाती है तो उनको दर्द इतना महसूस नहीं होता। ठीक है। ये चीज़। तो सर कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है डायबिटीज से, कैसे इसकी कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है? देखिए इट इज समथिंग नोन एज प्रिवेंटिव मेडिसिन ना, कि आजकल तो दुनिया भर में पॉपुलर हो रहा है प्रिवेंटिव मेडिसिन, कि आप लोग जो किसी बंदे को अगर रिस्क है, रिस्क फैक्टर्स को आइडेंटिफाई किया जाए। किसी बंदे को डायबिटीज या हाइपरटेंशन क्यों हो सकता है, फैमिली हिस्ट्री देखी जाए, उसकी एज देखी जाए, उसका लाइफ स्टाइल देखा जाए, उसके वालिदैन के स्टेटस को देखा जाए, उसका पीरियोडिक असेसमेंट किया जाए, रिस्क फैक्टर्स को आइडेंटिफाई किया जाए। एक बंदा मोटा है, उसका BMI जो है वो 27 से ज़्यादा है, 30 से ज़्यादा है, बॉडी मास इंडेक्स जो आमतौर पर लेस देन 23.9 होना चाहिए एक नॉर्मल इंडिविजुअल का, उसको जो है वो मॉडिफाई किया जाए। वेट कम करने के लिए स्ट्रैटेजी उनको बताई जाए, उनकी लाइफ स्टाइल में उनका खाना बताया जाए। न्यूट्रिशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। बहुत सारे अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी न्यूट्रिशन का बहुत ख्याल नहीं करते हैं। और मैं कराची के कल्चर की बात करूँ, हम बहुत सही दावतों में जा रहे होते हैं और रात को देखें हमारे यहाँ दावत में जो हमारा डिनर होता है, इट यूजुअली स्टार्ट एट 11:30 एंड समटाइम्स 12। तो 12 बजे हम रात का खाना खा रहे होते हैं और क्या खाना खाते हैं, वी ऑल आर फेमिलियर। और उस खाने के बाद हम क्या करते हैं, कब सो जाते हैं, तो ये वो लोग हैं जो हमारे माशरे के बहुत पढ़े लिखे लोग भी हैं, तो यही बहुत ज़्यादा जो होते हैं वो इन चीज़ों को केयर नहीं कर रहे होते और इसके आफ्टर इफेक्ट्स दिखते हैं। बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पीडियाट्रिक न्यूट्रिशन हमें अपने अम्माओं को, मदर्स जितनी भी हैं उनको बताना चाहिए कि बच्चों के अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू कितनी इंपॉर्टेंट है। हमारे बच्चे बहुत सालों तक एनीमिक चलते हैं, उनके अंदर प्रोटीन कैलोरी मैल न्यूट्रिशन होता है, बस वो अगर चावल आलू खिला रहे हैं तो वही खिला रहे हैं, कुछ और खिलाते ही नहीं है। तो उनको बताना चाहिए कि एक डाइट का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो न्यूट्रिशन इज ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके सर, ये डाइट मॉडिफिकेशन, लाइफ मॉडिफिकेशन और ये सब चीज़ें जो ब्लड प्रेशर और डायबिटीज से जी, जरा आपने कहा कैसे बच सकते हैं, तो ये प्रिवेंशन है। रिस्क फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना, जो मॉडिफाई हो सकते हैं उसको मॉडिफाई कीजिए, जो मॉडिफाई नहीं हो सकते इट्स फाइन, आप कुछ नहीं कर सकते। एज है, जेनेटिक्स है, फैमिली हिस्ट्री है, इसमें आप शायद कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सारे और फैक्टर्स हैं जो अभी हमने बताया, आपने कहे, उसको हम जो है वो मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है। सर मुझे ये बताइएगा कि जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो हम डाइट में काफ़ी मिकदार में लेते हैं और जो जंक फूड्स होते हैं, फास्ट फूड्स होते हैं, वो तो हम लोग इस तरह ले रहे होते हैं कि बस रेगुलर डाइट कॉन्सेप्ट बन गया है। रात को हम खाना नहीं खा रहे होते, हम फ़ोन करते हैं और पिज़्ज़ाज एंड जिंगर्स एंड ऑल दीज आर अवेलेबल्स ना। तो ये तो वापस न्यूट्रिशनल कॉन्सेप्ट में ही आता है जो डाइट का कॉन्सेप्ट है। बेसिकली हमें पता होना चाहिए कोलेस्ट्रॉल डाइट क्या होती है, प्रोटीन डाइट क्या होती है और कार्ब कंटेंट क्या होता है। तो आपकी जितने भी खाने के कंपोनेंट्स हैं जिसके अंदर अंडे की जर्दी होती है, बालाई होती है, बटर्स होते हैं, मार्जीज होते हैं और जितनी भी ऑयली डाइट्स होती हैं और जितनी कॉस्मेटिक मील्स होते हैं, स्नैक्स होते हैं, फास्ट फूड्स होते हैं, इनको हमें ज़रूर जो है वो ठीक है कंसिडर सर। एक कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से बात करें? अदनान बात कर रहा हूँ कराची से। अदनान जी, अदनान बताइएगा क्या सवाल करना चाहते हैं? वाइफ को है ना थायराइड का मसला बताया जरा डॉक्टर ने। ठीक है, थायराइड का मसला है जी। जी उसके लिए पूछ रहा था कि जगह जगह में दिखाया तो जिसको भी दिखाया बोले ऑपरेट होगा, तो कोई इसका कोई हकीमी इलाज या कोई आप बताएंगे जो बगैर ऑपरेट के कुछ ऐसा हो जाए? देखिए आपने थायराइड की बात की, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी मिसेस, थैंक यू, आपकी मिसेस को थायराइड का डिसऑर्डर है। तो थायराइड के डिसऑर्डर बेसिकली 2 किस्म के होते हैं, हाइपो एंड हाइपर थायराइड। जो आपने कहा, उन्होंने कहा सर्जरी की ज़रूरत है, तो सर्जरी की ज़रूरत आमतौर पर हाइपर थायराइड में होती है। आपकी मिसेस जो है उनका T3 लेवल, T4 लेवल ज़्यादा होगा और TSH कम होगा, जिसके लिए कोई दवाई ले रही होंगी जो थायरॉक्सिन के लेवल को रेगुलेट करती हैं। बेसिकली इसके हमारे पास जो है 2 ट्रीटमेंट्स हैं, इट मे बी मेडिकली ट्रीटेड और इट मे बी सर्जिकली इंटरवेंटेड ना। तो शायद उनको जो दवाइयाँ दी गई हैं वो थायरॉक्सिन को कम करने के लिए या हाइपर थायराइड की दवाई दी गई हैं, जिसकी बेसिस पे 3-3 महीने पे उनका प्रोफाइल चेक होगा, उनका थायराइड का स्कैन होगा और इसके बाद जो अगर ज़रूरत पड़ेगी, अगर वो यूथायराइड नहीं हुई, डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे कि उनकी एज क्या है, चाइल्ड बियरिंग एज है, बच्चे कितने हैं, बाकी
हार्मोनल प्रोफाइल्स क्या हैं, थायराइड का स्कैन क्या बोलता है, इसके बेसिस पे डिसीजन होगा। जो आपको एंडोक्राइन सर्जन्स होते हैं या जनरल सर्जन्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि थायराइड की सर्जरी की ज़रूरत है कि नहीं। और जहाँ तक ताल्लुक है होम्योपैथ का है दूसरे रेमेडीज़ का, उसका तो हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। बहुत सारे लोग थायराइड के लिए, हाइपर थायराइड के लिए हकीमी इलाज भी करते हैं, लेकिन मैं इसके लिए कहूँगा कि होम्योपैथ करते हैं कि आप अपना वर्कअप कर लीजिए, हम उस पर कमेंट नहीं कर सकते। हम ये कहेंगे कि आप हाइपर थायराइड के लिए एक एंडोक्राइन वाले डॉक्टर से मिलिए, उनके मेडिकेशन जो उन्होंने रिकमेंड किए हैं वो आप उनको खिलाइए, साथ में थायराइड का प्रोफाइल पे पीरियडिक चेकअप कीजिए, और डॉक्टर साहब कहते हैं अगर वो इम्प्रूव नहीं हो रही हैं तो देयर मे बी ए नीड ऑफ सर्जरी। ठीक है सर, जो एंडोक्राइन के मसले होते हैं, जैसे पेंक्रियास किसी का ख़राब है, किसी का थायराइड का इशू है, तो उसको जो है वो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर देखते हैं जिनको हम एंडोक्राइनोलॉजिस्ट कहते हैं। एंडोक्राइन एक सब स्पेशलिटी है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है डायबिटीज़। एंडोक्राइन में डायबिटीज़, जो पेंक्रियास आपने बोला, इंसुलिन का डिसऑर्डर या इंसुलिन के रिसेप्टर का डिसऑर्डर, तो डायबिटोलॉजिस्ट तो एक अलग ब्रांच बन गई है। डायबिटीज़ एक अलग हो गया, डायबिटोलॉजिस्ट। इसके बाद थायराइड पे आ जाइए, थायराइड का एंडोक्राइन के लोग देखते हैं। इसके अलावा ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी है, या एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन है, एडिसन डिजीज़ है, कुशिंग सिंड्रोम है, मिक्सीडीमा है, या पिट्यूटरी के डिसऑर्डर्स हैं, इन सबको एक सब स्पेशलिटी है जिसे हम एंडोक्राइन कंसल्टेंट से देखते हैं। तो एंडोक्राइन की सब स्पेशलिटी है जो कि ये डिजीज़ होती है ना, पिट्यूटरी की है, प्रोलैक्टिन ग्लैंड की है, इसके अलावा हाइपोथैलेमस की है, एड्रिनल ग्लैंड की है, मैंने कहा कुशिंग सिंड्रोम है, कुशिंग डिजीज़ है, ये बहुत ज़्यादा सब स्पेशलिटी है। अगर किसी को ऐसा कोई डिसऑर्डर होता है तो दे शुड कंसल्ट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। ठीक है, तो सर पाकिस्तान के अंदर ये सब स्पेशलाइज्ड जो मेडिसिन हैं, इसके डॉक्टर्स मौजूद हैं या लोगों को पता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है सब स्पेशलिटी का? देखिए, सब स्पेशलिटी का कॉन्सेप्ट अब बहुत ज़्यादा हो गया है। मैं आँख की बात करूँ, अब आई के अंदर जो लोग रेटाइना पे काम करते हैं, एक तो आई खुद एक ऑप्थेल्मोलॉजी है, आई के अंदर जो है रेटाइना उस पर काम हो रहा है, एक सब स्पेशलिटी हो गया। इस तरह एंडोक्राइन है, एंडोक्राइन भी एक सब स्पेशलिटी है जिसके लोग बहुत कम मिलते हैं। कराची में कम लोग हैं काम करने वाले, लेकिन टर्शी के हॉस्पिटल जितने भी हैं, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल आप जानते हैं कराची में, पूरे पाकिस्तान में हैं, इन सब के अंदर एंडोक्राइन कंसल्टेंट मौजूद हैं। और इवन जो सेकेंडरी के हॉस्पिटल्स हैं, जिसमें हमारा हॉस्पिटल मौजूद है, गुतियाना मेमन हॉस्पिटल, उसके अंदर भी एंडोक्राइनोलॉजिस्ट मौजूद है। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है फैमिली फिजिशियन को इतना ट्रेन किया जाए कि उसको मालूम है कि यहाँ पर उसकी लिमिट हो जाती है, अब उसको सब स्पेशलिटी वाले कंसल्टेंट को दिखाना है। ठीक है सर, हम एक कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम शमसा। वालेकुम अस्सलाम। जी मैडम, मेरे ना पित्ते में और गुर्दों में, पित्ते में पथरी और गुर्दों में जाला बन रहा है। अब मैं इसके लिए क्या करूं? मुझे मुसलसल तकलीफ रहती है। मैं डॉक्टर साहब से ये राब्ता करना चाह रही हूँ कि मुझे बताएं कि मैं क्या करूं, बहुत परेशान हूँ ना। आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 30 साल। 30 साल है, ठीक है। और आपने किसी डॉक्टर से कंसल्ट किया है पहले? जी, डॉक्टरों से राब्ता किया है। उन लोगों ने यही बोला है कि दवाइयाँ वगैरह इस्तेमाल की है, बाकी दवाइयों के बावजूद भी मुझे तकलीफ रहती है, पित्ते में बहुत शदीद तकलीफ रहती है। वो दवाइयाँ खा के भी मैदे में भी बहुत तकलीफ होती है ना। पित्ते में है या गुर्दे में है? सर, पित्ते में पत्थरियां, 3 पत्थरियां हैं और काफी बड़ी पत्थरी है जी। और गुर्दों में डॉक्टरों ने बोला कि जाला बन रहा है, गुर्दों में तकलीफ, गुर्दों में भी बहुत रहती है। देखिए आप, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। मैं आपकी दो बातें की हैं, दोनों का अलग जवाब देता हूँ। सबसे पहले आपने कहा पित्ते में पथरी है, इसे हम कहते हैं कोलीलिथियासिस। आपकी उम्र 30 साल है, शायद आपका वजन भी थोड़ा ज्यादा होगा, तो आपको जो है कोलीलिथियासिस है, पित्ते में पथरी है। पित्ते में पथरी जो है आपके एक स्ट्रक्चर का देख सकें, ये आपका लिवर है, गॉल ब्लैडर है, यहाँ पे जो होता है आपका गॉल ब्लैडर लाई करता है, और ये स्ट्रक्चर जो है ना, ये बेसिकली आपका स्टमक है जहाँ पर हाइपर एसिडिटी होती है। बोथ ऑफ दीज आर लिंक्ड। पित्ते में पथरी जो होती है, ये आमतौर पे साइलेंट होती है, कोई आवाज़ नहीं कर रही होती, लेकिन जब हम चिकना मील, ऑयली मील और मिर्चियाँ वाला खाना खाते हैं तो ये चीज़ जो होती है वो आपको पेन करती है। और साथ में आपको ये भी देखना चाहिए कि आपको हाइपर एसिडिटी है कि नहीं। इनको करवाना चाहिए अपना CBC, LFT, अपना अल्ट्रासाउंड होल एब्डोमेन, एंटी एच पाइलोरी IgG, तो इनको मालूम करें। तो बेसिकली ये पित्ते की पथरी के साथ इनका स्टमक भी तो इन्वॉल्व नहीं है। अगर वो साइलेंट है तो लीव इट, चलने दीजिए, कोई मसला नहीं है। अगर वो आपको तंग कर रहा है ना, तो आपकी पित्ते की पथरी का एक ऑपरेशन होगा जिसे हम कहते हैं कॉलीसिस्टेक्टमी।
इसकी वजह से आपका पित्ता जो होगा, जिसे हम गॉल ब्लैडर कहते हैं, उसको निकाल दिया जाएगा और आपकी कंप्लीट रिकवरी हो जाएगी विद इन फ्यू डेज और आपका ये मसला ख़त्म हो जाएगा। अब आपने बात की किडनी के जाले की। अब किडनी का जाला क्या होता है, इसकी इंटरप्रिटेशन बहुत डिफरेंट हो सकती है। क्या किडनी में स्टोन है, क्या किडनी के अंदर इन्फेक्शन है, क्या कोई और चीज़ है, तो इसके लिए अल्ट्रासाउंड KUB होगा, यूरिन DR होगा, UCE होगा, CT ऑफ KUB होगा। इसके बाद आपको मालूम पड़ेगा कि ये गुर्दे के जाले का मतलब क्या होता है। बहुत लेमेन लफ्ज़ है ना, गुर्दे का जाला। तो गुर्दे के जाले की कोई मीनिंग नहीं होती। तो पहले आप अपने कंसल्टेंट को, किडनी के जो डॉक्टर्स हैं, यूरोलॉजिस्ट, उससे मिलिए। वो आपका वर्कअप करेंगे और आपको बताएंगे किडनी का जाला आपका है क्या। देन यू विल गो फॉर दी ट्रीटमेंट। ठीक है सर, एक और कॉलर को आप शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? हाँ, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। मेरी वाइफ को जो है ना, वो सर में बहुत सख्त दर्द है, दवाइयाँ भी ले रहे हैं मैं पटेल अस्पताल से। उनको है ना थोड़ा शुगर का भी है, 140 आ रही है और ब्लड प्रेशर भी है। वो दवाइयाँ भी ले रहे हैं लेकिन सर में बहुत सख्त दर्द है। इतना दर्द होता है कि वो है ना मतलब बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं। ठीक है। उनकी उम्र क्या है? उम्र क्या है? उम्र तकरीबन 55 साल है। आपकी मिसेज है, 55 साल की उम्र है। आपने कहा उनके सर में बहुत शदीद दर्द रहता है और उनको डायबिटीज़ भी, ये भी कहा ना, शुगर भी है। हाँ जी सर। हाँ, 140-45 आ रही है, मतलब दवाई खा रहे हैं। मतलब शुगर है ना उनको? हाँ हाँ, वो जी, मतलब शुगर की तो हमने बहुत सारी बातें कर ली, आपने सुनी भी होंगी। अब हम सर के दर्द की बात करते हैं। सर के दर्द इनको कितने टाइम से है? 5-6 साल से? बहुत पुराना है? नहीं, अभी मतलब 1-2 साल से है। चलिए, 1-2 साल से सर का दर्द है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का। देखिए, सर के दर्द की वजह मालूम होनी चाहिए। सबसे पहले स्क्रीनिंग कीजिए, देखिए उनका खाना पीना ठीक है कि नहीं, उनको एंजाइटी या डिप्रेशन का एलिमेंट तो नहीं है, उनको स्ट्रेस तो नहीं है, उनका BP तो बढ़ा हुआ नहीं रहता। सबसे पहले आप बेसिकली प्राइमरी वर्कअप करवाइए। अब सारे पैरामीटर्स ठीक हैं और इसके बावजूद भी सर के दर्द की वजह समझ नहीं आ रही और आम पेन किलर से रिस्पॉन्ड भी नहीं करता, BP भी सही है, स्ट्रेस का फैक्टर भी नहीं है, कोई और चीज़ भी नहीं है, तो आप न्यूरो फिजिशियन से मिलिए। मुमकिन है उनको जो है EEG की ज़रूरत हो, CT स्कैन की ज़रूरत हो या MRI की ज़रूरत हो। क्या कहीं उनको मिग्रेन तो नहीं है? अगर आप प्रॉपरली इसको डायग्नोज कर लेते हैं ना, तो फिर आपको मालूम पड़ेगा तो मिग्रेन है तो इसका ट्रीटमेंट एक्यूट का क्या है, और बार बार हो रहा है तो प्रोफिलैक्सिस, मानी कौन सी ऐसी दवा जो 3 महीने या 6 महीने 1 साल के लिए खिलाई जाए तो उनके सर के दर्द से जान छूटे। देखिए दोस्त, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि बीमारी की अलामत सर का दर्द ऐसे ही नहीं होता, इसकी वजह होती है। अगर आपने वजह को डायग्नोज कर लिया ना, तो आपको इलाज करना कोई मुश्किल नहीं होगा। दर्द की गोली देना उसका इलाज नहीं होता। तो आप मिलिए या हमारे हॉस्पिटल में हमसे कंसल्ट कीजिए, तो हम आपको गाइड करते हैं कि किस तरह हम वर्कअप कर सकते हैं। डायग्नोसिस कीजिए। अगर आपने मर्ज की वजह पकड़ ली ना, सर के दर्द की वजह, तो इलाज करना कोई मुश्किल नहीं होता। एम्पेरिकल ट्रीटमेंट तो आप करते रहेंगे, वक्ती आराम आएगा, लेकिन ठीक नहीं होगा। तो ऑलवेज गो फॉर द डायग्नोसिस, और आपको भी सही डायग्नोसिस करवाने के लिए प्रॉपर वर्कअप की ज़रूरत है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन की बातें आज हमें बताई। हमारे व्यूवर्स के भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो थे वो सॉल्व हो गए हैं, और अपने बिजी डे में से सर आप टाइम निकाल के आए, बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी मेज़बान फलक कादिर को इजाज़त दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।